तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में ये इल्बर्ट बिल जो है ये एक बहुत ही चौंका देने वाला नाम है। हेलो फ्रेंड्स, टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है हिस्ट्री सेशन 3। इसका टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, मतलब हम लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में ये वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों का एंशिएंट और मेडिएवल का एक क्लास आ गया है, तो मॉडर्न इंडिया का क्लास ये सीरीज का आखिरी वाला क्लास होगा और ये आपका इंफॉर्मेटिव सेशन भी होगा। तो वीडियो में अच्छे से जुड़ा रहिए, नोट कीजिए अच्छे से, जो चीज हम लोग आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको अच्छे से नोट कीजिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नोट नहीं करेंगे तो मालूम ना। तो चलिए जल्दी से चलिए बढ़ते हैं आज का टॉपिक के ऊपर। देखते हैं पहला सवाल क्या है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। Which one of the following is considered the Magna Carta of the Indian people? दोस्तों पहले तो ये मैग्ना कार्टा क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए हम लोगों को। ये मैग्ना कार्टा बेसिकली एक आपका आदेश होता है, ठीक है। ये आपका एक आदेश होता है। ये आपका आदेश होता है, ठीक है, जो आपका क्वीन या किंग द्वारा पब्लिश होता है, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है, क्वीन और किंग द्वारा। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। इंडियन पीपल का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इल्बर्ट बिल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 और क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन, ठीक है। इसको आपको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडियन पीपल के लिए। नोट कीजिएगा अच्छे से, इंडियन पीपल के लिए मैग्ना कार्टा आपको क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन को बोला जाता है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। Which of the following newspaper was started by एनी बेसांत? दोस्तों ये देखिए अच्छे से, ये एनी बेसांत ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपको होम रूल मूवमेंट पे, होम रूल मूवमेंट होम रूल मूवमेंट के ऊपर आपको ये कैरेक्टर मिलता है 1916 के आसपास। ये होम रूल मूवमेंट हुआ था। तो यहाँ पे एनी बेसांत के द्वारा पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर कौन सा था? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यू इंडिया, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से, न्यू इंडिया होगा आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following statement is incorrect about the Act of 1919? तो देखिए दोस्तों पहले तो आपको देखना पड़ेगा एक्ट ऑफ 1919, इसका और क्या नाम था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। मॉन्टेगू कौन था? ये मॉन्टेगू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन था? चेम्सफोर्ड था वाइस रॉय। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये दोनों मिलके 1919 पे ये एक्ट लाया था। तो एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? ठीक है, गलत है कौन सा? ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये सही है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय प्रोग्रेसिव स्टेजेस। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो देखिए आपका यहाँ पे इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन 4। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो सैलरी था वो आपका ब्रिटिश पैसों से ही दिया जाता था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Who among the following was the real founder of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो देखिए दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपका ये कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है।
और इसका फाउंडर कौन है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान जो है इन्होंने ही आपका ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर था, रियल फाउंडर माना जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following events inspired for the formation of Home Rule League? यानी कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके लिए होम रूल लीग का फॉर्मेशन हुआ था? तो चारों ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर पासिंग द एक्ट ऑफ 1909। तो देखिए दोस्तों, आपका सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसका वो शुरू हुआ आपका 1914 में और खत्म हुआ आपका 1919 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आपका सारा विश्व का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है आपका, वो इकोनॉमिक सिस्टम आपका मेल्ट डाउन हो गया था। तो ब्रिटिश का भी आपका जो थ्रोन है वो थोड़ा सा हिल गया था। तो फिर वहां पे होम रूल लीग चालू हुआ, होम रूल मूवमेंट चालू हुआ वहां पे। आयरलैंड से इंस्पिरेशन था इसका। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय आयरिश, याद रखिएगा होम रूल कहां से आया है हम लोगों का कंट्री में, आयरिश से आया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। Which of the following leader was not associated with the extremist leadership of Indian National Congress? तो देखिए दोस्तों, यहां पे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। तो देखिए तीनों जो ऑप्शन है आपका ए बी सी, तीनों ही आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। ठीक है, और नहीं होगा जो, मतलब सही ऑप्शन आपका होगा जो ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। ये एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ये एक ब्रिटिश थे जिसका सेफ्टी वाल्व थ्योरी वाइज कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। ये नोट कर लीजिए, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इससे क्या फॉर्मेशन हुआ आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंडर में दो आपका 1907 जो सूरत सेशन हुआ था, उसके बाद आपका कांग्रेस में स्प्लिट आ गया और कांग्रेस दोनों हिस्सों में बांट गए। एक को बोला जाता था आपका एक्सट्रीमिस्ट और एक को बोला जाता था आपका मॉडरेट। दोनों का जो काम करने का तरीका था, दोनों का काम करने का तरीका अलग था। ये मॉडरेट जो आपका मॉडरेट मतलब फिलोसॉफी में आपका बिलोंग करता था, वो लोग आपका पिटिशन यानी प्लीडिंग, प्लीजिंग, ये सब के द्वारा आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो पब्लिश करता था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट था, ये लोग मॉडरेट्स का जो थ्योरी है इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो लोग कहता था कि बंदूक असली पावर का सोर्स है। तो वो लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में तीनों आदमी आता है आपका, लाल बाल पाल और आपका जो तिलक है, लोकमान्य तिलक है, ये भी आपका एक्सट्रीमिस्ट में आता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। When was the famous resolution on non-cooperation under inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held in Calcutta? तो देखिए ये जो नॉन कोऑपरेशन का जो रेजोल्यूशन है, मतलब असहयोग जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपका असहयोग जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका कौन सा सेशन में इसका डिसीजन हुआ था? तो चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए,
महात्मा गांधी द्वारा ये डिसीजन कौन सा सेशन में हुआ? सितंबर 1920, दिसंबर 1922, अक्टूबर 1924 और नवंबर 1925। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था ये 1920 पे चालू हुआ था। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, सितंबर 1920। यहाँ पे कलकत्ता सेशन पे आपका ये एक रेजोल्यूशन गांधी जी द्वारा लिया गया था कि असहयोग आंदोलन आपका चालू होगा। बढ़ते अगला सवाल पर। वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? तो देखिए यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट जो है, ये खिलाफत वर्ड आता है आपका खलीफा से, ठीक है। एक खलीफा से आता है आपका खिलाफत। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, नहीं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू अरबिया, नहीं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू पर्सिया, ये भी गलत है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू टर्की, ये आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका जो बैकग्राउंड है ये आता है आपका वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 में आपका जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर जो था आपका, ये ओटोमन एम्पायर और जर्मनी दोस्त था, ठीक है। और इन लोगों को ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ये सारा मिलकर इन लोगों को धूल चटा दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ओटोमन एम्पायर को बहुत सारा हिस्सों में बांट दिया। तो टर्की में जो खलीफा थे, ठीक है, टर्की में जो खलीफा थे, वो खलीफा जो डेजिग्नेशन था, वो खलीफा डेजिग्नेशन का भी खत्म किया गया आपका कमल अतातुर्क द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, कमल अतातुर्क। तो इसका अगेंस्ट में इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये टर्की में जो ये इनजस्टिस हुआ, मतलब खलीफा जो पोस्ट है वो पोस्ट को एबॉलिश किया गया था ये कमल अतातुर्क और वेस्टर्न पावर्स द्वारा। तो उसके प्रोटेस्ट में हुआ था आपका खिलाफत मूवमेंट। ये कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1920 में ये भी चालू हुआ था। बढ़ते अगला सवाल पर। Which of the following is not correctly matched? तो देखिए यहाँ पे कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। भगत सिंह मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, रामप्रसाद बिस्मिल काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी केस, चंद्रशेखर आजाद न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, और आपका सूर्य सेन चिटागोंग आर्मरी रेड। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ये चंद्रशेखर आजाद न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ये सही ऑप्शन नहीं है। तो आपका सही आपका गलत ऑप्शन यहाँ पे, मतलब सही उत्तर जो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following event was the reason for suspension of the non-cooperation movement? तो देखिए ये जो गांधी जी द्वारा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1920 पर, ठीक है, ये 1922 पे सस्पेंड किया गया था। बहुत सारे रीजन है क्यों सस्पेंड किया गया था, क्योंकि एक मूवमेंट को मतलब टाइम के साथ साथ उसका जो पब्लिक का जो लगाव है वो मूवमेंट के साथ वो घट जाता है, ठीक है। तो उसका स्टेबिलिटी नहीं मिलता है। कोई भी मूवमेंट आप देख लीजिए उसका स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका देखिए। द नॉन कोऑपरेटर्स वर नॉट एंथुसियास्टिक, द लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस वर अगेंस्ट इट, गांधी जी बोड टू द प्रेशर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। क्यों? गांधी जी जो था आपका, जो गांधी जी का पॉलिसी था वो था आपका अहिंसा, ठीक है। लेकिन ये जो चौड़ी चौड़ा है ये आपका यूपी का एक जगह है चौड़ी चौड़ा बोल के। तो उस जगह पर 1922 5 फरवरी आपका पब्लिक पीसफुल मार्च कर रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहा था। लेकिन
वहां पे थानेदार, थाना का जो आदमी था, वो सारा गोली चला दिया पब्लिक के ऊपर, और फिर पब्लिक भी उल्टा में थाना जला दिया यहाँ पे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद गांधी जी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसका भरोसा था कि उसका जो फॉलोअर्स है वो कभी अहिंसा के जो रास्ता है वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये इंसिडेंट के वजह से आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गया, गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following trio leaders referred to as लाल बाल एंड पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट? तो देखिए, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है वहां पे लाल बाल पाल कौन है? तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों ही आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Who led the बरदौली सत्याग्रह in 1928? तो यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह जो है 1928 पे जो हुआ था, इसका लीडरशिप कौन किया था? चारों ऑप्शन देखिए आपका, मोरारजी देसाई, एम के गांधी, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह 1928 पे लीड किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल में। Which of the following leader organized the स्वराज्य पार्टी? तो देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपका 1885 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, टाइम टाइम पर कांग्रेस का जो फिलोसफी है उससे अपना फिलोसफी मैच नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे लीडर्स है वो अपना अपना पार्टी बना लिया था। तो ऐसे ही ये एक पार्टी था स्वराज्य पार्टी। तो ये स्वराज्य पार्टी कौन कौन लीडर ने बनाया था मिलके? चारों ऑप्शन देखिए आपका, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसंत, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी एंड सी वाई चिंतामणि। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का पिताजी और सी आर दास दोनों मिलकर स्वराज्य पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। वाई वॉज साइमन कमीशन बॉयकॉटेड? तो दोस्तों ये जो साइमन कमीशन हुआ था, ये साइमन कमीशन क्यों बॉयकॉट किया गया था? साइमन कमीशन कब आया था इंडिया पे? 1927। ठीक है, 1927 पे साइमन कमीशन आया था। 7 मेंबर बॉडी था इसका, 7 मेंबर थे, लेकिन सातों के साथ जो थे सभी अंग्रेज थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। यही जो कारण है, इसलिए साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, साइमन वाज नॉट नोन टू बी अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडियन कॉज, ऑल द मेंबर ऑफ कमीशन वर इंग्लिशमैन, इट वाज अपॉइंटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर वर सीवियरली बीटन बाय द पुलिस। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 के 7 मेंबर आपका ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया का जो मैटर है वो 7 ब्रिटिशर्स मिलके वो कैसे डिसीजन ले सकता है, सिर्फ इसी वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। देखते हैं अगला सवाल। व्हाट वाज द इलबर्ट बिल इंटेंडेड फॉर? तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में ये इलबर्ट बिल जो है ये एक बहुत ही चौंका देने वाला नाम है। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इलबर्ट बिल क्यों इंटेंड किया गया था? टू रिमूवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, to enable Indian district magistrates and session judges to try Europeans, to save Indians from racial humiliation, to change the method of recruitment in Indian civil services. तो ये इलबर्ट बिल जो थे, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? टू एनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो ब्रिटिश सिस्टम का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेशन जजेस जो होता था, ये आपका सारा के सारा यूरोपियंस होता था, और इंडियंस को ये लोग
ट्राई करता था, ठीक है। लेकिन ये जो इल्बर्ट बिल है इस पे बोला गया था कि इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जजेस भी आपका अंग्रेजों का जो ट्रायल है वो कर सकते हैं, जिसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ। आखिर में इल्बर्ट बिल को अब प्रोवोक करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following statement about the Government of India Act 1935 is not correct? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका बैकबोन बोला जाता है, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन बोला जाता है, बैकबोन, ठीक है। क्योंकि चार ऑप्शन देखिए यहाँ पे, डायरकी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2 प्रोविंसेस, वाइसरॉय वाज गिवन स्पेशल पावर्स, फेडरल एग्जीक्यूटिव वाज कंसिस्ट ऑफ द वाइसरॉय, काउंसिलर एंड द मिनिस्टर्स, फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू बी बाइकैमेरल। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, ये डायरकी फिर से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये डायरकी बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा ही ये एस्टैब्लिश हुआ था, फिर अंग्रेजों के द्वारा ही आपका खत्म हो गया था डायरकी जो है। ये डायरकी आपका हिस्टोरिकली आपका रोम और स्पार्टा में देखने को मिलता है, डायरकी सिस्टम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? रोम और आपका स्पार्टा, ये दोनों जगह पे आपका डायरकी देखने को मिलता है हिस्टोरिकली, स्पार्टा। नोट कर लीजिए अच्छे से दोस्तों, बोरिंग मत समझिए, इसको स्कोरिंग समझिए। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ये आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं अगला सवाल, चलिए। द बैटल ऑफ वंदीवास वाज फॉट बिटवीन। तो देखिए ये जो बैटल ऑफ वंदीवास है ये आपका 1760 में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बंदीवास कौन दोनों के बीच में हुआ था? आपका निजाम ऑफ हैदराबाद एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड हैदर अली, नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड इंग्लिश। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, इंग्लिश और फ्रेंच। अंग्रेजों का जो आपका सेनानी थे वो आयरकुट का सामने फ्रेंच झुक गए। तो बैटल ऑफ बंदीवास जो है आपका अंग्रेज और फ्रेंच मतलब एंग्लो फ्रेंच वार का हिस्सा होता है, एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वार का हिस्सा होता है। देखिए 1760 में हो रहा है आपका बैटल ऑफ बंदीवास, और इसका ठीक 3 बरस पहले आपका 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों ने इंडिया पे अपना पहला कदम जमा लिया था, और यहाँ पे 1760 में जो बैटल ऑफ बंदीवास है इसके द्वारा अंग्रेजों का कदम और मजबूत हुआ। जो आखिरी मजबूती कब मिला? 1764 में, जब आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ और अंग्रेजों को दीवानी राइट हासिल हो गया 1764। अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये सब चीज, और ध्यान में रखिएगा, बार बार रिपीट होगा ये सब चीज। तो बढ़ते अगला सवाल पर। Which of the following Congress leader rejected the August offer of 1940? माफ कीजिएगा दोस्तों, ये कांग्रेस लीडर नहीं होगा, ये आपका होगा वाइसरॉय होगा, ठीक है, वाइसरॉय होगा। तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, सर जॉर्ज स्टैनले, लॉर्ड विलिंगडन। तो आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो आपका अगस्त ऑफर रिजेक्ट किया था। तो बढ़ते अगला सवाल पर। Which of the British official initiated doctrine of lapse? तो देखिए दोस्तों, पहले ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब अंग्रेजों का ये जो इंडिया था आपका, मेडिएवल और मॉडर्न इंडिया का शुरू में जो आपका इंडिया था वो आपका ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा जगह में ब्रिटिश अपना कब्जा जमा लिया था,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आपका मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये प्रेसिडेंसी के ऊपर आपका ब्रिटिश का जो राज है वो चल रहा था। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, मतलब कोई भी इंडियन वो स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे आपका किंग है, तो यहाँ पे जो किंग है उसका अगर कोई आपका हेयर नहीं रहेगा, HEIR, ठीक है, कोई आपका नेचुरल हेयर नहीं रहेगा, नेचुरल हेयर अगर नहीं रहेगा तो वो जो स्टेट है वो डायरेक्ट ब्रिटिश का कब्जों में आ जाएगा। जो आपका वहां का वो किंग का कोई भी अगर एडप्ट, वो एडप्ट भी नहीं कर सकता है, उसका एडप्टेड जो सन या डॉटर जो होगा उसको ब्रिटिश नकार दे रहा था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। एडप्टेड एडप्टेड चाइल्ड को वो ब्रिटिश नहीं कर रहा था, ठीक है, उसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं दे रहा था, और वो जो स्टेट है वो डायरेक्ट चले आएंगे ब्रिटिश के कब्जे में। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डालहौसी, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डालहौसी, ठीक है। ये आपका लॉर्ड डालहौसी जो है ये आपका बहुत माहिर गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसको फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके जमाने में आपका पहला बार के लिए जो 1853 में जो रेल सिस्टम है, इंडिया का पहला जो रेल सर्विस है वो आपका डालहौसी का टाइम पे ही देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following counterpart of British in the Treaty of सलवाई, मतलब सलवाई का जो ट्रीटी हुआ था वहां पे ब्रिटिश के साथ कौन ये ट्रीटी पे साइन किया था? फ्रेंच, मराठा, टीपू सुल्तान, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मराठास। ये सलवाई का ट्रीटी हुआ था, उसके बाद मराठा राज इंडिया से खत्म हो गया था, मतलब सीमित रह गया था, लिमिटेड रह गया था, और जो टेरिटोरी है वो ब्रिटिश का कब्जे में आ गया था। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following treaty ended फर्स्ट कार्नाटिक वॉर? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो है उसका एंड कौन सा ट्रीटी से हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए आपका, सलवाई, बेसिन, आइक्सला चैपल, पेरिस। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आइक्सला चैपल। नोट कर लीजिएगा ये नेम अच्छे से, ये आइक्सला चैपल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, ठीक है, जहां पे आपका आरकॉट का नवाब, आरकॉट का नवाब और फ्रेंच मिला हुआ था, ठीक है, फ्रेंच मिला हुआ था, और उसके सामना कर रहा था नासिर जंग, मतलब निजाम, और आपका ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये दोनों का बीच में आपका कर्नाटिक वॉर हुआ था। मतलब बेसिकली ये जो वॉर हुआ था आपका, देखिए फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश ही हुआ था, लेकिन ये आरकॉट और निजाम को अपना अपना ढाल बना के अपना लड़ाई पे उतरा था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का खत्म हुआ था आइक्सला चैपल ट्रीटी के द्वारा। देखते हैं अगला सवाल में आपके लिए क्या है। Which of the following acts had provision of Indian civil services recruitment on the basis of competitive examination? तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है, ये सवाल आप लोगों को पॉलिटी में ही हम लोग पढ़ा चुका है। इंडियन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब, कौन से एक्ट का बेसिस में बनाया गया था? चारों ऑप्शन आपका देखिए, आप पिछले क्लास अच्छे से देखे होंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चार्टर्ड एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858, चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, जहां पे आपका कोवेनेंटेड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मात्रा दिया गया था, ठीक है। वरना पहला जो सिविल सर्विस था
वो क्या होता था, वो कोवेनेंटेड होता था। मतलब आपको जो क्राउन है वो क्राउन से परमिशन लेना पड़ेगा, वो क्राउन अगर अप्रूव करेगा तो आप सिविल सर्विस में अप्लाई कर सकते हो। इसको कोवेनेंटेड सिस्टम बोला जाता था। मतलब पहले इंडियन सिविल सर्विस जो थे ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए सीमित थे, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद ये इंडियंस के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा उसको इंडियन एग्जामिनेशन जो आपका एप्लीकेंट है उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रास्ता खुल गया यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following was the counterpart of Tipu Sultan during the Treaty of श्रीरंगपत्तम? तो देखिए यहाँ पे जो टीपू सुल्तान के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तम हुआ था ये हुआ था 1792 में। माफ कीजिएगा, ये होगा आपका 1792 में। ठीक है, ये थर्ड एंग्लो माइसोर वार जो है, थर्ड वार जो है उसको लेकर बेटर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था। तो काउंटर पार्ट कौन थे यहाँ पे? वारेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, कॉर्नवालिस ये आपका सही ऑप्शन है, डालहौसी ये भी नहीं होगा। ठीक है, टाइम पीरियड को अच्छे से ख्याल में रखिए यहाँ पे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो है ये आपका 1774 से था आपका, और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये आपको और पहले का था। मतलब जब 1757 में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, उसमें थे। और कॉर्नवालिस जो थे वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तम टीपू सुल्तान के साथ वो साइन किए थे। और कॉर्नवालिस क्या था आपका? कॉर्नवालिस जो है ये भी याद रख लीजिए, वो 1776 में जो यूएसए का इंडिपेंडेंस वार हुआ था वहां पे कॉर्नवालिस हार गया था, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, वहां पे उसको हार का सामना करना पड़ा। फिर वो आया इंडिया में, जहां पे आके वो गवर्नर जनरल बना और यहाँ पे बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तम साइन किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। Which of the following Governor General introduced the services of railway and telegraph system? तो देखिए पहले ही हम लोग बोल चुका है, कुछ देर पहले ही इसको रिपीट किया था, इसको इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, कॉर्नवालिस, डालहौसी, वेलेस्ली, बेंटिंग। तो देखिए यहाँ पे रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम ये जो है ये आपका डालहौसी का टाइम से चालू हुआ था। ठीक है, ये आपका डालहौसी का टाइम से चालू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following is correctly matched? मतलब यहाँ पे सही जोड़ी कौन सा होगा? चारों ऑप्शन देखिए आपका, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1764 गलत है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये आपका सही है, पिट्स इंडिया एक्ट 1761 ये भी आपका गलत है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1784 ये भी आपका गलत है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये आपका सही जवाब होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था आपका? नोट कर लीजिए, 1761 में हुआ था, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who among the following Indian cracks the British Civil Services examination in the first time of Indian history? मतलब इंडियन हिस्ट्री में पहला कौन सा व्यक्ति है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक किया था? सत्येंद्रनाथ टेगर, आरसी दत्त, बिहारी लाल गुप्ता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपका सही जवाब होगा सत्येंद्रनाथ टेगर, ये पहला सिविल सर्वेंट था। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में पहला इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था? आपका सत्येंद्रनाथ टेगर। देखते हैं 27। Which of the British official associated with the local self government? मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका मतलब क्या समझते हैं आप? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी,
ये सबका कॉन्सेप्ट है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब एक बड़ा हिस्सा को और छोटा छोटा टुकड़ों में बांटा गया है, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जिसका हिस्सा है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल ऐसा है जो लाया था। तो चारों ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे, लॉर्ड मेयो, डफरिन, नॉर्थब्रुक, रिपन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लॉर्ड रिपन जो है वो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया था। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Who among the following governor generals repealed the Vernacular Press Act of Lytton? तो यहाँ पे देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आपका, वो आपका कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसको रिपील किया था कौन? रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब होता है एबॉलिश, मतलब खत्म कर देना, एबॉलिश, ठीक है। ये एबॉलिश कौन किया था आपका? चारों ऑप्शन देखिए, नॉर्थब्रुक, डाफरिन, एल्गिन टू, रिपॉन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिपॉन। याद रखिए अच्छे से, लॉर्ड रिपन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एबॉलिश किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में आपका बंगाल का जो आपका उच्च, जो आपका हाई लेवल का जो सोसाइटी है, जो आपका हाई सोसाइटी है, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ही आपका वायलेंट हो गया था, जो हाई सोसाइटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who among the British Governor General shown great interest in preservation of ancient monuments? तो देखिए कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश कौन सा गवर्नर जनरल जो एंशियंट मॉन्यूमेंट को प्रिजर्वेशन में इंटरेस्ट रखते थे। तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड रिपॉन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड आर्विन। तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड आर्विन, ठीक है। ये लॉर्ड आर्विन जो थे, इसका टाइम पीरियड कौन सा था इंडिया में? आपका 1930 के आसपास, क्योंकि गांधी आर्विन पैक्ट, यानी कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, वो गांधी आर्विन पैक्ट में इरविन का नाम आता है। तो इरविन क्या था? वो एंशियंट मॉन्यूमेंट का प्रिजर्वेशन में इंटरेस्ट रखता था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन जालियनवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस? तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको जानना पड़ेगा ये जालियनवाला बाग मैसाकर कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919। तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, हार्डिंज, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, हार्डिंज, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, आर्विन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड, ठीक है। क्योंकि आपका जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स है 1919 पे जो आया था इंडियन काउंसिल से, तो वो चेम्सफोर्ड ही था उस टाइम पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following leader is not correctly matched with their association party, books और newspaper? तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, देवेंद्रनाथ टैगोर, यंग इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, पत्रिका, एम के गांधी, गीतांजलि, बीजी तिलक, केसरी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये जो गीतांजलि जो आपका किताब है, ये आपका कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो एम के गांधी ने ही लिखा है गीतांजलि को, ठीक है। तो एम के गांधी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ड्रॉज इज इंस्पिरेशन फ्रॉम एम के गांधी? यानी कि गांधी से प्रेरणा यहाँ पे कौन सा लीडर लिया था? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल गफर खान, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों देखिए, ए बी डी ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तो कतई आपका गांधी जी का आइडिया नहीं लिया था, सिर्फ गांधी जी का एसोसिएट था आपका जवाहरलाल नेहरू, और जयप्रकाश नारायण भी आपका बहुत बाद में आता है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपका अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? अब्दुल गफर खान। इसको क्या बोला जाता था? इसको दोस्तों फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, ठीक है। और इसका टीम का नाम क्या था? रेड शर्ट। लिख देता है आप लोगों का आसानी के लिए। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर
गांधी। ठीक है, इसका जो टीम था उसको, उसका क्या नाम था, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेड शर्ट, और हिंदी में आपका बोलता है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, फ्रंटियर गांधी और खुदाई खिदमतगार, अब्दुल गफ्फार खान के बारे में ये सारा नॉलेज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन में आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक रखा है। Which of the following leader was one of the founding member of the organization मुस्लिम लीग? तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका ऑप्शन सी, मतलब नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह जो थे ये ढाका से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये ढाका का नवाब था, ढाका का नवाब था, और 1906 यानी कि 1906 में आपका मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया था ढाका पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी जब आपका ब्रिटिश, जब इंडियंस को जो अपना एम्पायर था वो जब सौंप रहा था, तब एक इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट बैठाया गया था। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए कौन हेड किया था उस इंटरिम गवर्नमेंट को। सी राजागोपालाचारी, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इसको हेड करने वाला, इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडियन डोमिनियन? दोस्तों यहाँ पे ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत कॉमन कॉमन टाइप का पैटर्न है इसका। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल है, ये टर्म पहला बात, और दूसरा बात न्यू इंडियन डोमिनियन, यानी कि 1947 आजादी के बाद पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। यही आपका न्यू इंडियन डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था और आखिरी भी। चलिए देखते हैं। Who among the following leader made the famous objective resolution in the Constituent Assembly? तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? चारों ऑप्शन देखिए, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जॉन मथाई। आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बढ़ते अगला सवाल पर। चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वे लेड बाई। तो यहां पे देखिए बहुत सुंदर सा सवाल दिया गया है, चंपारण और खेड़ा। तो ये तो जो सत्याग्रह है, ये चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सरदार पटेल, जीबी पंत। तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होगा, सरदार पटेल भी नहीं होगा, जीबी पंत भी नहीं होगा। होगा कौन? एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्या हुआ था? ये एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। केक, ठीक है, ये केक आप याद रखिएगा कैसे। सी फॉर आपका चंपारण, ए फॉर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, अहमदाबाद, और के है आपका खेड़ा। ये तीन जो सत्याग्रह है ये 1920 में फास्ट, उनका जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके पहले आपका ये तीन रीजियोनल मूवमेंट पे वहां पे सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट गांधी जी अपनाया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा केक थ्योरी को हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं केक से आगे।
हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर एसोसिएटेड विद द पासिंग ऑफ विडो रिमैरेज एक्ट, यानी कि देखिए विडो रिमैरेज एक्ट यानी कि हमारे समाज में जो विधवा हुआ करता था उसका पहले शादी नहीं होता था, तो ये विडो रिमैरेज एक्ट 1856 ये लाने में कौन सा इंडियन एसोसिएटेड था यहाँ पे? स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय का आपका 1856 में उसके पहले ही उनका देहांत हो चुका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपका सही होगा। रामकृष्ण परमहंस ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है वो आपका भक्ति मूवमेंट उससे जुड़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आपका सही जवाब कौन होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, विडो रिमैरेज एक्ट ये पास करवाया था अंग्रेजों से। और राजा राम मोहन राय का कौन सा? राजा राम मोहन राय आपका सती, ठीक है, जो सती जो प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा 1829 में वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से वो पास करवा लिया था, ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से, सही साल भी आपको नोट कर लेना चाहिए, हिस्ट्री में यही आपका काम आएगा। बढ़ते अगला सवाल पर। तो देखिए 39 नंबर सवाल बहुत ही सुंदर सा सवाल है, 2 लिस्ट दिया गया है आपका। तो यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट, तो चलिए दोस्तों लिस्ट मिलाते हैं। पहले कोड्स पर नहीं जाएंगे, पहले लिस्ट मिलाएंगे, कोड्स हम खुद बनाएंगे। तो चलिए स्वराज्य पार्टी, तो देखिए ये स्वराज्य पार्टी जो है ये आपका होगा 2 CR दास। गदर पार्टी, गदर पार्टी कौन होगा आपका? लाला हरदयाल, ऑप्शन 4। अनुशीलन समिति, ये अनुशीलन समिति होगा आपका ऑप्शन 1 अरविंद घोष। और अभिनव भारत सोसाइटी ये होगा आपका विनायक दामोदर सावरकर। तो आपका सही ऑप्शन कौन हो रहा है? A2, B4, C1 और D3। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका होगा आपका सही जवाब। तो ये सारा जो है ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे टाइप का ट्रिकी सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको अगर बेसिक पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप सही स्कोर करके निकल जाएंगे वहां से। अगला सवाल की तरफ आप ऐसे ही निकल जाएंगे। Which one among the following pairs of battle is correctly matched? तो देखिए यहाँ पे सही से मैच हुआ कौन सा जंग के जोड़ी है? तो यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कनौज बाई मोहम्मद घोड़ी, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1192 में। ठीक है, डिफीट ऑफ आपका पृथ्वीराज चौहान हुआ था। यहाँ पे जयचंद पृथ्वीराज चौहान का ससुर थे, लेकिन ये जो पृथ्वीराज चौहान ये पहला बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोड़ी को धूल चटाया था, लेकिन दूसरा जो जंग हुआ उसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया में आपका दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन वहीं से शुरू हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिफीट ऑफ सिकंदर लोदी बाई बाबर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बाबर के द्वारा किसको हार का सामना करना पड़ा? यहाँ पे सिकंदर लोदी नहीं, ये होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है, 3 देखिए बैटल ऑफ चौसा, डिफीट ऑफ हुमायूं बाई शेरशाह, ये आपका सही है। ठीक है, ये कब हुआ था? बैटल ऑफ चौसा आपका 1539 में हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। यहाँ पे हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। और आखिरी में 1540 जबकि आपका बैटल ऑफ कनौज, जिसमें हुमायूं पूरी तरह शिकस्त खा चुका था। द बैटल ऑफ खानवा, डिफीट ऑफ राणा प्रताप भाई अकबर, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका जो बैटल ऑफ खानवा है ये आपका हुआ था 1527 में, और ये बाबर वर्सेस राणा सांगा, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा वर्सेस बाबर, जिसपे बाबर को जीत हासिल हुआ यहाँ पे।
तो आपका सही जवाब कहाँ का, यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ये बैटल ऑफ चौसा जो है ये आपका परफेक्टली मैच्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is the journal published in Britain by the Committee of Indian National Congress? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा जर्नल ऐसा है जो उनका कमेटी के द्वारा ब्रिटेन में पब्लिश होता था? कैलकाटा गैजेट, इंडिया, बंगाल ट्रिब्यून, कैलकाटा ट्रिब्यून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिया। ये इंडिया वो आपका जर्नल है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटेन में पब्लिश करता था। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following reformer was associated with प्रार्थना समाज? तो देखिए ये जो यहाँ पे प्रार्थना समाज जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था कौन रिफॉर्मर? एमजी रानाडे, मतलब महादेव गोविंद रानाडे, भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रवरकर। तो आपका सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये आत्माराम पांडुरंग जी आपका प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ था। ये आपका मॉडर्न इंडिया में जो आपका भक्ति मूवमेंट होता है या जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, ठीक है, ये सारा वो आपका रिलीजियस रिलेटेड आपका होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा आदमी को योगदान मिलता है, बहुत सारा रिफॉर्मर का नाम यहाँ पे इस पीरियड पे देखने को मिलता है आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? तो देखिए यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस जो है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1798 ये टाइम पर, जब लॉर्ड वेलेस्ली एज अ गवर्नर जनरल बैठा था। तो सब्सिडियरी अलायंस के तहत क्या हुआ था आपका, यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए। इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, प्रिवेंट डिसलॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश स्टेट, टोन अप द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिवेंट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द इंडियन स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिश का सिर्फ ब्रिटिश नहीं, आपका फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, ऐसा बहुत सारा आपका फॉरेन पावर थे जो इंडिया में मौजूद थे, लेकिन ब्रिटिश अपना कब्जा जमाने के लिए यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस जो है उसका रास्ता अपनाया लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस लाया गया था। ठीक है, और सब्सिडियरी अलायंस के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास में अच्छे से और अच्छे से डिटेल्स से समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। Which of the following Government of India Act gave separate representation to the Muslims? तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सवाल है ये कौन सा जीओआई एक्ट है जिसके तहत सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखा गया था? ठीक है, चारों ऑप्शन आपका देखिए। एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1947। तो आपका सही जवाब होगा एक्ट ऑफ 1909। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता था? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जहां पे आप लोगों को सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अग्रता दिया गया था। ठीक है, जिसको 1919-1935 तक एक्सटेंड किया गया था। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की तरफ। Which of the following event was probed by the हंटर कमीशन? तो देखिए यहाँ पे जो हंटर कमीशन है वो किस लिए आया था? तो आपका चारों ऑप्शन देखिए। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, डेमोलिशन ऑफ कानपुर मॉस्क, जलियांवाला बाग मैसाकर, काकोडी ट्रेन रिकॉर्डी इंसिडेंट। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, वहां पे आपका पब्लिक के ऊपर बेधड़क खुलेआम गोली चलाया गया था वहां पे अंग्रेजों द्वारा। तो उसका तहकीकात करने के लिए हंटर कमीशन को बुलाया गया था इंडिया पर, जलियांवाला बाग मैसाकर का। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is the correct chronological order of the establishment of the parties during Indian struggle movement? तो देखिए आपका जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट है
1947 तक। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के हिसाब से सही ऑर्डर कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग। ये तो नहीं हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, ये आपका जो ऑप्शन बी है ये सही है। स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ये भी आपका गलत है। स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुआ था? आपका 1885 में। मुस्लिम लीग कब एस्टेब्लिश हुआ? मुस्लिम लीग आपका हुआ 1906 में। स्वराज पार्टी आपका कब हुआ? स्वराज पार्टी हुआ आपका 1923, उस टाइम के आसपास। ठीक है, तो आपका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं सामने में क्या रखा हुआ है आप लोगों के लिए। Who among the following leader presided the historic 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस? ये देखिए, पहला बात तो है ये 1916 लखनऊ सेशन को हिस्टोरिक क्यों बोला जा रहा है, ये सवाल भी आता है। क्योंकि ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों का जो आपस का जो रंजिश था, जो आपसी रंजिश था, वो मिट गया था और 1916 में वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहा था। इसीलिए इसको हिस्टोरिक बोला जाता है, इंडियन जो स्ट्रगल मूवमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस का हाथ इसमें स्ट्रांग हुआ। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, एनी बेसंत, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने प्रिसाइड किया था। और कांग्रेस जो है ये कब बना था? ये 1885 में बना था। बॉम्बे पे पहला इसका जो सेशन है, ये पहला सेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में। और पहला जो प्रेसिडेंट है वो भी एक बंगाली है, आपका WC बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपका कांग्रेस का फाउंडर है, WC बनर्जी, याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who of the following leaders is not associated with ब्राह्मो समाज? तो यहां पे देखिए, ब्राह्मण समाज इससे जुड़ा हुआ कौन नहीं है? नॉट एसोसिएटेड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब भी आपको इसका लॉक खोलने का की मिलेगा। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, देवेंद्रनाथ टेगड़, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। इनका जो आपका फिलोसॉफिकल यानी कि थियोसॉफिकल जो इनका स्कूल था वो क्या था? उसका प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड? तो देखिए, ये हिंदू कॉलेज जो है इसका आज का नाम क्या है? आज का नाम है इसका प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, 1829, 1817, 1858, 1853। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1817। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आपका 1817 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। हु इज कॉल्ड द लोकहितवादी? तो देखिए यहाँ पे किसको लोकहितवादी बोला जाता था? दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, मूल शंकर। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती नहीं होगा, ये आर्य समाज से इसका लिंक था, आर्य समाज। ठीक है, इन्होंने आपको वैदिक कल्चर जो है, ये वैदिक कल्चर को अपनाया था। ये गोपाल हरि देशमुख जो थे ये आपका रिफॉर्मर थे, जिसको लोकहितवादी बोला जाता था। महादेव गोविंद रानडे ये भी एक रिफॉर्मर थे।
ठीक है, ये भी एक रिफॉर्मर थे। तो चलिए दोस्तों, ये था आज आप लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से 50 सवाल का मॉडर्न इंडिया का एक एमसीक्यू सेशन। तो दोस्तों, ये था आज हम लोगों की तरफ से मॉडर्न इंडिया का कुछ दिलचस्प सवाल। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्यूचर जो नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए आप बेल आइकॉन को दबाने को मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हम लोगों का प्रीवियस वीडियो यानी कि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, इसका प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। वो देख के आप एंजॉय कीजिए और अपना पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है हम लोगों के लिए असली मोटिवेशन। दोस्तों, अभी टारगेट जीएस आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी अवेलेबल है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। किस चीज का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो हम लोगों को बताइए, वो पीडीएफ आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो पर। जय हिंद।